14 जनवरी 1761 हरियाणा के पानीपत के मैदान पे एक तरफ था अफगान से अहमद शाह अब्दाली और उसके साथ रोहिल्लास और अवध के रूलर्स भी खड़े थे, और इधर दूसरी तरफ थे मराठा एम्पायर के कमांडर इन चीफ सदाशिवराव भाऊ। जिसके बाद यहाँ एक भीषण बैटल होती है और लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, और इस युद्ध ने भारत के आने वाले इतिहास को ही बदल के रख दिया। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की कंप्लीट हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा, वो भी आपको मॉडर्न एडिटिंग और मैप एनिमेशन के साथ, ताकि आपको वीडियो इंगेजिंग लगे और क्लियरिटी के साथ समझ में भी आए। बिना किसी देरी किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेनली दोस्तों ये बैटल 1761 में मराठा एम्पायर के कमांडर इन चीफ सदाशिवराव भाऊ और दुर्रानी एम्पायर के अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। और दोस्तों हमारे हिस्टोरियंस द्वारा इस बैटल को 18th सेंचुरी का लार्जेस्ट और डेडलिस्ट बैटल माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बैटल में 1 से 2 दिन में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। दोस्तों मैं सबसे पहले इस बैटल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड बताऊंगा। एट द एंड हम बैटल और कंक्लूजन भी देखेंगे, ताकि इस बैटल की हिस्ट्री आपको क्लियरिटी के साथ समझ आए। अब दोस्तों बात करते हैं मराठा एम्पायर की। मराठा एम्पायर को उस समय लीड कर रहे थे पेशवाज, जो कि भाट फैमिली से आते थे, और ये डी फैक्टो रूलर यानी एक्चुअल रूलर यही हुआ करते थे मराठा एम्पायर के। डी फैक्टो रूलर यानी ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम किया करते थे। अब दोस्तों आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एम्पायर में ये फैमिलीज कैसे चलती। तो दोस्तों मराठा एम्पायर में कई फैमिलीज टाइम टू टाइम बदलती गई हैं, जिनसे के नाम आप देख सकते हैं, जैसे पेशवास, गायकवाड़, सिंधियास, भोसलेज, होलकर्स और शिंदेज। और दोस्तों टाइम के अकॉर्डिंग इनमें से पेशवास के पास पावर आती है 1713 में, और 17 अप्रैल 1720 में बाजीराव वन को मराठा एम्पायर का पेशवा या कह सकते हैं रूलर बनाया जाता है। और इन्होंने अपने 20 साल के टेन्योर में कई कैंपेन्स किए, जैसे निजाम, मुगल, मराठा, मालवा को डिफीट करते हुए अपनी टेरिटरी को इंक्रीज किया। और इनके बाद नेक्स्ट रूलर या कह सकते हैं पेशवा बनते हैं इनके बेटे बालाजी बाजीराव, जो कि 1752 में मुगल्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिस एग्रीमेंट में इन लोगों ने आगरा और पूरे नॉर्दर्न प्रोविंसेस का टैक्स कलेक्ट करने का राइट ले लिया था। और इस टैक्स का नाम हुआ करता था चौथ, और बदले में ये उनके एम्पायर के सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अब्दाली और नॉर्थ वेस्ट के इन्वेडर्स से। अब थोड़ा अहमद शाह दुर्रानी के बारे में भी जान लेते हैं। दुर्रानी एक मामूली सा सोल्जर था पर्शिया के नादर शाह की फौज में, जिसने आने वाले समय में इसी जगह पे 1747 में दुर्रानी एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया, और फिर मॉडर्न स्टेट ऑफ अफगानिस्तान का फाउंडर भी अहमद शाह दुर्रानी ही बनता है। और इस व्यक्ति ने लूट के लिए भारत में 8 बार आक्रमण किया है, 1748 से 1767 तक। अब दोस्तों मैप के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि कौन कहां और कितने टेरिटरी में एग्जिस्ट करता था, जिनमें से ये इंडस रिवर के वेस्टर्न की ओर जितना ग्रीन कलर दिख रहा है ये सब दुर्रानी एम्पायर है, और इस रिवर के ईस्टर्न की ओर जितना केसरी कलर दिख रहा है ये सब मराठा एम्पायर है, और ये रेड कलर अवध और ये ब्लू कलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। एंड ऑब्वियसली इस समय तक मुगल्स एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन मैप में मैंने शो नहीं किया है क्योंकि वो मराठा एम्पायर के अधीन आ चुके थे, यानी उनकी पावर खत्म हो चुकी थी, वहाँ सिर्फ पपेट रूलर ही बचे थे। और दोस्तों इस अवध के बगल में जो आप डार्क रेड कलर देख रहे हैं ये रोहिल्लास हुआ करते थे, जो कि बेसिकली एक कम्युनिटी ऑफ पीपल हुआ करते थे, और इनके पूर्वज सल्तनत पीरियड के दौरान अफगानिस्तान से यहाँ पर आके बस गए थे। अब दोस्तों हम बैटल की स्टोरी में वापस आए तो अब्दाली अब तक 3 हमला कर चुका था, और 1757 में दुर्रानी अपने चौथे कैंपेन पर वापस हमला करता है भारत में, और कश्मीर, पंजाब, दिल्ली को कैप्चर करने के बाद अपने बेटे तैमूर शाह को यहाँ रूल करने के लिए छोड़ देता है और खुद वापस चला जाता है अफगानिस्तान। लेकिन दोस्तों ये मराठा एम्पायर को अच्छा नहीं लगता, और उन लोगों ने अगस्त 1757 में दोबारा आक्रमण कर दिया दिल्ली पे, और दिल्ली को अपने कैप्चर में कर लिया। और अभी तक के बैटल में रोहिल्लास चीफ नाजिब खान अफगानिस्तान की मदद किया करते थे, जिसके बाद 1758 में मराठास ने रोहिल्लास और दिल्ली के पास जितने भी अफगान्स थे उनको डिफीट कर दिया, और 1758 से 59 में मराठा पावर फिर से अफगान बॉर्डर तक पहुंच जाती है। और अब दोस्तों दिसंबर 1759 में दुर्रानी वापस से पंजाब पर अटैक करता है,
जो कि इसका 5th कैंपेन था। और जैसे ही ये बात पेशवा नाना साहेब को पता चलती है, वो मराठा एम्पायर की तरफ से अपने चचेरे भाई सदाशिव राव और 20 साल के बेटे विश्वास राव को भेज देते हैं इसका सामना करने के लिए। दोस्तों, आपको मराठा रूलर्स कमांडर्स में कंफ्यूजन हो रही है तो आप ये फैमिली चार्ट जरूर देख लेना। बालाजी विश्वासनाथ भाट, जो कि एक पेशवा या कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर थे छत्रपति शाहू जी भोसले के, और ये ग्रैंड सन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। अब बालाजी विश्वासनाथ के 2 बेटे थे, बाजीराव वन और चिमाजी अप्पा। बाजीराव वन जिनकी 2 पत्नियां थी, मस्तानी जिनसे एक लड़का होता है और दूसरी थी काशीबाई जिनसे बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव का जन्म होता है। और इधर चिमाजी अप्पा और रखमाबाई से सदाशिव राव भाव का जन्म होता है। और बालाजी बाजीराव के लड़के थे विश्वास राव, और इन्हें और सदाशिव राव को ही 1759 में दिल्ली भेजा गया था। अब एग्जैक्टली मराठा आर्मी महाराष्ट्र के पूना से निकलती है और बड़ौदा पहुंचते ही वहां के भी मराठा आर्मी को अपने साथ ले लेती है। साथ ही वो इंदौर के गायकवाड़ को भी अपने साथ ले लेते हैं और पूना से लगभग 1600 किलोमीटर का सफर तय करके ये पहुंचते हैं दिल्ली। और जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो इनके साथ 1 लाख सोल्जर्स चल रहे थे, साथ ही इनके साथ लाखों की संख्या में सिविलियंस चल रहे थे। दोस्तों, उस समय लूटपाट काफी ज्यादा हुआ करता था, जिससे आम आदमी ज्यादा दूर सफर नहीं कर पाता था। और जैसे इन्हें पता चलता है कि ये मराठा आर्मी इतना लंबा सफर कर रही है, सिविलियंस भी इनके साथ जुड़ जाते हैं इस कारण से कि वो केदारनाथ साइड अपने धाम पर चले जाएंगे। और सिविलियंस इतने बेखौफ इसलिए थे क्योंकि मराठा आर्मी ने पिछले 40 से 50 सालों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था। और जब ये कैंपेन एग्जैक्टली दिल्ली पहुंचता है तो 5 लाख लोग इकट्ठा हो चुके थे उस समय तक। और जब ये मराठा आर्मी दिल्ली पहुंचती है तो ये दिल्ली को काफी इजीली रिकैप्चर कर लेते हैं किसी अफगान गैरिसन से। अब दोस्तों, मैप में देखो तो यहाँ दिल्ली के पास यमुना नदी बहती है और इस नदी के ईस्ट साइड ठहरा हुआ था अहमद शाह दुर्रानी अपनी आर्मी के साथ, और मराठा आर्मी यमुना नदी के वेस्ट साइड ठहरी हुई थी। अब यहाँ एक सवाल आता है कि मराठा जब दिल्ली को अपने कैप्चर में कर चुके थे तो इन्हें पानीपत जाने की क्या जरूरत पड़ी। देखो, इस समय तक दिल्ली अफगानों द्वारा लूटा जा चुका था, वहाँ कुछ खास बचा नहीं था। और मराठास इतनी बड़ी आर्मी और इतने सिविलियंस लेके चल रहे थे कि उनको संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। अब 1760 में सदाशिव राव पानीपत के मैदान पे ही ठहरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि अहमद शाह दुर्रानी इसी रास्ते से वापस अफगानिस्तान जाएगा। और इधर दुर्रानी को ये भनक लग चुकी थी कि इसे मराठास घेर के मारने वाले हैं। जिस बीच इसने अपनी डिप्लोमेसी दिखाते हुए दुर्रानी ने रोहिल्लास के नाजिबुद्दौला साथ ही अवध के सुजाउद्दौला को अपने साइड करके कंबाइंड आर्मी का गठन किया। दोस्तों, अगर मराठा चाहते तो अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए जैक्स के राजा सूरजमल, पंजाब के सिख और राजस्थान के राजपूतों को अपने साथ ले लेते, लेकिन सदाशिव राव ऐसा नहीं करते हैं, जिसका कई कारण माना जाता है। और ये आर्मीज भी इनके साथ नहीं आती थी क्योंकि मराठास इनसे काफी टैक्स लिया करते थे। अब दोस्तों, दुर्रानी अपने सैनिकों के साथ यमुना जी को क्रॉस करने जाता है, लेकिन कोई भी सैनिक आगे नहीं बढ़ता, जिसके बाद दुर्रानी खुद सबसे पहले इस रिवर को क्रॉस करता है और उसकी सेना उसके पीछे पीछे आ जाती है, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। अब दोस्तों, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन अभी बैटल शुरू नहीं हुई और अब 2 महीने तक मराठा कैंप को दुर्रानी आर्मी द्वारा सीज किया जाता है, जिससे मराठा आर्मी और सिविलियंस में फूड शॉर्टेज देखने को मिलता है, जिस कारण मराठास अब यहाँ और ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पे थे। अब दोस्तों, बैटल शुरू होती है और दुर्रानी अपनी आर्मी के साथ पानीपत के साउथ साइड से अटैक करता है मराठा आर्मी के ऊपर। साउथ से अटैक करने का एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है दुर्रानी को, मराठास के रिसोर्सेज कट कर दिए जाते हैं जो दिल्ली से उन्हें मिलते थे। और फिर सदाशिव राव अपना एक फैसला लेते हैं और 14 जनवरी 1761 को मराठा आर्मी एक सरप्राइज अटैक करती है अहमद शाह दुर्रानी के ऊपर और लगभग दोपहर तक मराठा काफी हावी थे अफगानों पर। और फिर दोस्तों, इस बैटल में एक ऐसी घटना घटी जिससे ये बैटल ही पूरी पलट गई। हुआ ये कि पेशवा के बेटे विश्वास राव अचानक मैदान से गायब हो जाते हैं और जब सदाशिव राव उन्हें नहीं देख पाते तो वो काफी चिंतित हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए अपने हाथी से उतर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बैटल्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा अक्सर होता है आर्मीज में, जब वो अपने किंग को नहीं देखते हैं तो आर्मी काफी तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगती है या काफी तेजी से भटकने लगती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। मराठा आर्मी में भगदड़ मच जाती है, उन्हें लगता है कि सदाशिव राव को मार दिया गया है अफगानों द्वारा। और दोस्तों, अफगान्स इसका काफी अच्छे से फायदा उठाते हैं और इसी बीच मराठा आर्मी को डिफीट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही अफगानों के पास कंबाइंड मिलिट्री की बेनिफिट भी थी। साथ ही दोस्तों, इन अफगानों के पास ऊंट काफी ज्यादा हुआ करते थे, जिससे ये अपनी आर्टिलरी गन्स को
एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे काफी तेजी से, जो कि मराठास नहीं कर पाते। अब दोस्तों इस बैटल में अहमद शाह दुर्रानी जीत तो जाता है, लेकिन दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जाने जाती हैं। इनफैक्ट जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था तब तक इसी बैटल को वर्ल्ड का सबसे डेडलिस्ट बैटल माना जाता था। दोस्तों अगर आप नंबर में सुनना चाहेंगे तो लगभग 30 से 40 हजार अफगान और 40 से 50 हजार मराठा इमीडिएटली एक दिन में मारे गए थे, और अगले 2 दिनों में 40 से 70 हजार मराठास प्लस सिविलियंस को घर में घुस के खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से इस दर्दनाक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अब दोस्तों कुछ कारण देख लो कि क्यों मराठा आर्मी हारी थी। सबसे पहला तो यह है कि अब्दाली की सेना डिप्लोमेसी के कारण संख्या में ज्यादा हो गई थी एज कम्पेयर टू मराठा फोर्सेस। साथ ही पिछले कई सालों से मराठा फोर्सेस इक्वली अटैक करते थे और टैक्स लेते थे हिंदू मुस्लिम रूलर्स से, जो इधर नॉर्थ वेस्ट साइड बसे हुए थे, जैसे जाट्स, मुगल, राजपूत आदि। और दोस्तों इस समय तक मराठा कमांडर्स में भी गद्दी को लेकर जेलसी आ चुकी थी। साथ ही दोस्तों एक बात और बता दूं कि अब्दाली के पिछले इन्वेजन्स के कारण उसके पास काफी धन दौलत हो चुका था, जिससे उसके पास काफी अच्छे इक्विपमेंट भी आ चुके थे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में एक लाइन बोला था कि इस युद्ध ने भारत के आने वाले इतिहास को ही बदल के रख दिया, वो क्यों बोला गया था आइए देखते हैं, जो कि हम पानीपत के तीसरे युद्ध की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं कि इस बैटल के बाद मराठास दोबारा कभी भी इतना राइज नहीं कर पाए जितना इससे पहले किए थे, और इसी बैटल के बाद मराठास की सुप्रीमेसी भी खत्म हो गई, जिसका फायदा सबसे ज्यादा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1775 में, जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है। और करीब 1800 तक जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है, तब तक ये पूरे मराठा एम्पायर को डिफीट करके अपनी ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेल्ड कर चुके थे। हिस्टोरियंस का माना जाता है कि मराठास अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीत गए होते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी ओवर पावर कर ही नहीं पाती मराठास के ऊपर, या कह सकते हैं हमारे इंडिया के ऊपर। अब दोस्तों इस बैटल के 10-20 साल बाद एक और चीज देखने को मिली कि यहाँ के जो सिख थे वो एक अपना सिख एम्पायर स्टार्ट कर देते हैं, और जो जाट्स थे वो अपना जाट किंगडम भी स्टार्ट कर देते हैं। आइयो दोस्तों आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के इवेंट, काउज और इम्पैक्ट को समझ लिया होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी बैटल पे ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।